दोस्तों जरा सोचिए किसी देश की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग जिसे देखकर पूरी दुनिया उस देश को पहचानती हो और फिर सिर्फ एक दिन में वो बिल्डिंग फ्री में किसी और के नाम चली जाए। दोस्तों ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये असली कहानी क्यूबा की बकार्डी बिल्डिंग की है। एक ऐसी कहानी जहां बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, रिवॉल्यूशन है और सबसे ज्यादा है गलत फैसलों की कीमत। दोस्तों आप देख रहे हैं जिज्ञासुदीप और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे इतिहास कभी सिंपल नहीं होता। दोस्तों बात है 18th सेंचुरी की, जब क्यूबा स्पेन का कॉलोनी हुआ करता था। स्पेन से लगातार लोग क्यूबा आ रहे थे। इसी दौरान 1830 में सिर्फ 16 साल का फकुंडो बकार्डी स्पेन से क्यूबा आया और एक लोकल डिस्टिलरी में काम करने लगा जिसके मालिक थे जॉन नूंज। शुरुआत में स्पेनिश क्राउन ने इस कॉलोनी में रम बनाने पर रोक लगा रखी थी ताकि स्पेन की महंगी वाइन इंडस्ट्री सुरक्षित रहे, लेकिन 1796 में ये रोक हटा दी गई और जॉन नूंज उन शुरुआती प्रोड्यूसर में थे जो फिर से रम प्रोडक्शन में आ गए। उस समय का रम आज जैसा बिल्कुल नहीं होता था। दोस्तों वो रम इतना कड़वा और तीखा हुआ करता था कि ज्यादातर क्यूबन्स उसे पीने की बजाय मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हेडेक में, या कपड़े को रम में भिगोकर घाव पर रख देते थे। फकुंडो ने जॉन की डिस्टिलरी में सालों तक काम किया, लेकिन उसका सपना था एक रिफाइंड और स्मूथ रम बनाना। इस सपने की पहली बड़ी स्टेप 1843 में आई जब उसने अमालिया मारियो से शादी की, जो एक वेल्दी परिवार की बेटी थी। अमालिया के कैपिटल की मदद से फकुंडो ने आखिरकार 1862 में जॉन नूंज की डिस्टिलरी को $3500 में खरीद ली। दोस्तों यहीं से बकार्डी डिस्टिलरी की असली शुरुआत हुई। अब डिस्टिलरी उसके कंट्रोल में थी, तो फकुंडो ने कई महीनों तक एक्सपेरिमेंट किए, अपने प्रोडक्शन मेथड को सुधारता रहा। लगातार कोशिशों के बाद उसने तय कर लिया कि किस तरह का अल्कोहल रखना है और क्या हटाना है। नतीजा निकला एक बहुत हाई क्वालिटी का रम, जो देखने में हल्का, लगभग ट्रांसपेरेंट और पुराने रम जैसे तेज बदबू से पूरी तरह मुक्त। शुरुआत में लोग डिस्टिलरी पर आते और जग या बैरल भरकर ले जाते थे, लेकिन जब फकुंडो ने डिमांड देखी तो उसने रम को बोतल्स में बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों 1868 तक बकार्डी पूरे क्यूबा में बिकने लगा। दोस्तों 1886 में फकुंडो की डेथ हो गई, जिसके बाद कंपनी उसके बेटे ने संभाली और उनके एम्बिशंस काफी बड़े थे। बकार्डी तेजी से ग्रो करने लगा। उसी समय क्यूबा में स्पेन से इंडिपेंडेंस का मूवमेंट तेज हो रहा था। बकार्डी फैमिली का भी इसमें रोल था। फकुंडो बकार्डी का एल्डेस्ट सन इमालियो बकार्डी क्यूबा की तरफ से सपोर्ट कर रहा था। स्पेनिश सरकार ने उसे इसी वजह से 2 बार अरेस्ट भी किया। 1895 में क्यूबा और स्पेन के बीच वार शुरू हुआ। 3 साल बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ और वार जल्दी खत्म हो गया। 1898 में क्यूबा पर स्पेनिश कंट्रोल खत्म हो चुका था। इसके बाद क्यूबा अमेरिका का प्रोटेक्टरेट बन गया। दोनों देशों के रिलेशंस मजबूत हुए और बकार्डी अमेरिकन्स के बीच पॉपुलर हो गया। और फिर दोस्तों कंपनी ने न्यूयॉर्क में बोटलिंग प्लांट भी खोल दिया। 1910 में बकार्डी क्यूबा की पहली मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों 1920 में एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने अल्कोहल बैन कर दिए अगले 13 सालों के लिए। बकार्डी का सबसे बड़ा मार्केट बंद हो गया। तब बकार्डी ने चाल बदली। ड्रिंक्स अमेरिका भेजने के बजाय अमेरिकन्स को क्यूबा बुलाया ताकि वे वहीं आकर पी सके। कंपनी ने क्यूबा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया, जहां लोग फन और पार्टीज के लिए आए। ये स्ट्रेटजी काम कर गई। पास होना और सस्ता पड़ना, इन्हीं वजह से क्यूबा अमेरिकन टूरिस्ट का हब बन गया। बकार्डी क्यूबा का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। 1930 में कंपनी ने डिसाइड किया कि एक लैंडमार्क ऑफिस बनाया जाए और फिर दोस्तों इसके लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन कंपटीशन कराया गया और नतीजा बना हवाना का पहला स्काईक्रैपर और लैटिन अमेरिका की सबसे बेहतरीन आर्ट डिको बिल्डिंग, जो कि बकार्डी बिल्डिंग का हेडक्वार्टर बना। उस समय तक बकार्डी कई जगहों पर एक्सपेंड कर चुका था, यूएस, मैक्सिको, प्यूर्टो रिको और बहामास। अब कंपनी सिर्फ रम नहीं, दूसरे ड्रिंक्स भी बेच रही थी, लेकिन क्यूबा की पॉलिटिक्स और उलझती जा रही थी। और फिर दोस्तों 1940s में क्यूबन डिक्टेटर फुल्वेनियो बटिस्टा का रूल काफी टफ था। एक बार उसने बकार्डी को सिर्फ 1 डे के लिए नेशनलाइज भी कर दिया, लेकिन वही एक दिन बकार्डी के लिए इनफ था। कंपनी ने तय किया कि बटिस्टा को हटाने वाली फोर्सेस को सपोर्ट किया जाएगा। बकार्डी ने कम्युनिस्ट लीडर फिडेल कास्ट्रो को क्यूबन रिवॉल्यूशन में बैक किया, क्योंकि उन्हें लगा बटिस्टा के बाद हालात बेहतर होंगे। 1959 में बटिस्टा आउट और कैस्ट्रो इन, लेकिन बकार्डी के लिए चीजें और बिगड़ गई। और फिर दोस्तों कैस्ट्रो ने आते ही इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। प्राइवेट और फॉरेन बिजनेसेस पर टेक ओवर होने लगा। बैंक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सीज की गई, इनमें बकार्डी भी शामिल था। क्यूबन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हवाना में बकार्डी बिल्डिंग पहुंचे और ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट दिखाया। उन्हें लगा कंपनी का असली कंट्रोल यहीं है, लेकिन वो गलत जगह आ गए थे। बकार्डी की मेन प्रोडक्शन फैसिलिटी हवाना में नहीं, बल्कि क्यूबा की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सेंटिगो में थी। ऑफिसर्स को हवाना से सेंटिगो जाना पड़ा और इसी डिले ने बकार्डी को कीमती समय दे दिया।
और फिर दोस्तों इसी समय में बकाडी ने अपना सीक्रेट रम फॉर्मूला नष्ट कर दिया ताकि वो गवर्नमेंट के हाथ ना लगे। अगले दिन गवर्नमेंट सेंटिगो पहुंची और बकाडी की क्यूबन एसेट्स जब्त कर ली। बकाडी को क्यूबा से बाहर कर दिया गया, लेकिन बकाडी ने आसानी से हार नहीं मानी। और फिर दोस्तों 1960 में कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं रही, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और सीक्रेट ऑपरेशन की बन गई। जर्नलिस्ट हर्नेंडो काल्वो ऑस्पिना की किताब में एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि 1960 में बकाडी की टॉप लीडरशिप ने क्यूबा की ऑयल रिफाइनरीज पर बम ब्लास्ट करवाने की प्लानिंग की थी। मकसद साफ था, पूरे देश में ब्लैकआउट, जनता में गुस्सा और फिर गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए बॉम्बर प्लेन तैयार किया जा रहा था, लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है क्योंकि उसी प्लेन का फोटो द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक्सपोज हो जाती है। प्लान लीक होते ही पूरा ऑपरेशन वहीं ड्रॉप कर दिया जाता है। इसी किताब में एक और सनसनीखेज आरोप सामने आता है कि बकाडी ने सीआईए के साथ मिलकर फिडेल कास्ट्रो को जान से मारने की कोशिशों में भी सहयोग किया। यानी मामला सिर्फ बिजनेस लॉस का नहीं था, ये एक कोवर्ट वार बन चुका था। और फिर दोस्तों यही कहानी यूएस पॉलिटिक्स तक पहुंचती है। बकाडी ने वाशिंगटन में हेवी लॉबिंग शुरू कर दी ताकि क्यूबा पर लगातार प्रेशर बनाया जा सके। और फिर आता है साल 1996, एक यूएस लॉ जिसके मुताबिक क्यूबा और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक क्यूबा अपने द्वारा जब्त एसेट्स ओरिजिनल ओनर्स को वापस ना कर दे। अगर ऐसा कभी हुआ तो हवाना का पहला स्काईक्रैपर बकाडी बिल्डिंग कागजों में फिर से बकाडी का हो सकता है। आज भी वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है, उसमें ऑफिसेस चलते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि वो जगह आज भी उस नाम की शैडो में जी रही है जिसने उसे बनाया था। दोस्तों इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस चुपचाप इंतजार करता है दोबारा सामने आने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जिज्ञासुदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।